नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारे लिसनर्स को रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से मैं आपका मनोरंजन कर रही हूँ मनोज कुमार द लेजेंडरी मनोज कुमार की फिल्में सुनाकर, और आज इसी उपलक्ष्य में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ट्रायंगुलर लव स्टोरी। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें ट्रायंगल है भी और नहीं भी है। बलिदान की कहानी, मोहब्बत की कहानी, हरियाली है और रास्ता भी है। सही समझे, हरियाली और रास्ता। हरियाली और रास्ता डायरेक्ट की थी विजय भट्ट जी ने, प्रोड्यूस की थी शंकर भाई भट्ट जी ने, इसको लिखा था ध्रुव चटर्जी ने, और इसका म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने इसके बोल दिए थे। और इसकी स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टार कास्ट में थे मनोज कुमार, माला सिन्हा, शशि कला, ओम प्रकाश, ये लीडिंग रोल में हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इसकी रिलीजिंग ईयर था 1962। बहुत ही हिट फिल्म थी और उस समय इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। दोस्तों, अब मैं अगर इसमें एक ऐसे कैरेक्टर की बात करूं जो पूरी पिक्चर में चल रहा है, वो है मनमोहन किशन, जो कि शिवनाथ बने हैं, यानी कि माला सिन्हा के फादर। पूरी फिल्म में आप इनके डायलॉग सुनेंगे और इनके बारे में सुनेंगे। तो चलिए शुरुआत करती हूँ, ले चलती हूँ आपको दार्जिलिंग की हसीन वादियों में। फिल्म की शुरुआत होती है ट्रेन के सफर से, जहां शोभना अपने पापा शिवनाथ के साथ दार्जिलिंग की वादियों में जा रही है। हुआ ये है कि शिवनाथ के दोस्त रमाकांत ने उनको तार भेज के बुलवाया है दार्जिलिंग, और ये कलकत्ता से सीधा दार्जिलिंग आए हैं। शिवनाथ, रमाकांत भैया। शिवनाथ मेरे दोस्त। कैसे हो रमाकांत? ठीक। तुम्हें बुलाया था कि बचपन के दोस्त कुछ दिन मिल बैठेंगे। क्या मालूम था कि अचानक दिल का दौरा पड़ जाएगा। तुम अच्छे हो जाओगे रमाकांत। अब अच्छा ना भी हुआ तो कोई गम नहीं। शिवनाथ जो मेरे पास है। शिवनाथ, शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैंने अपने बेटे शंकर की सगाई हितेंद्र की बेटी रीता से तय कर दी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हितेंद्र बाबू, आपका टेलीफोन। शिवनाथ, शंकर की शादी रीटा से हो, ये मेरी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी। उसकी ख्वाहिश मैं तो पूरी न कर सका, अब तुम्हें पूरी करनी होगी शिवनाथ। ऐसी बातें न करो रमाकांत। शंकर को दूल्हा तुम अपने हाथों से बनाओगे। ऐसा होना होता तो मैं अपनी वसीयत में तुम्हारा नाम क्यों लिखवाता? मेरा नाम क्यों रमाकांत? हाँ, बताता। देखो, सामने अलमारी में हरी फाइल है, उसमें मेरी वसीयत है। उसे ले। रमाकांत, रमाकांत, जितेन! अपने बेटे को शिवनाथ के हवाले छोड़कर और अपनी जायदाद का उसको ट्रस्टी बनाकर रमाकांत इस दुनिया से चले जाते हैं। अब शंकर और शोभना दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और खेलते रहते हैं। बच्चे हैं छोटे दोनों। यहाँ पर अब जैसे ही शिवनाथ को वापस जाना है तो वकील आकर उनसे बात करता है कि आपको उनकी जायदाद का ट्रस्टी बना दिया गया है और आपको शंकर के लिए यहीं रहना है।
क्योंकि शंकर की शादी उन्होंने अपने एक दूसरे दोस्त देवेंद्र की बेटी से तय कर दी है। अब उसकी देखभाल के लिए आपको यहीं रहना पड़ेगा। अब शिवकांत जी इस बात को मान जाते हैं और वहीं रहना शुरू कर देते हैं। दोनों बच्चे खेलते कूदते पढ़ते बड़े होने लगे हैं और बड़े होते होते इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार भी पनपने लगा है। और दूसरी तरफ शोभना के पिताजी उनकी जायदाद और उनका कारोबार संभालते हुए वहीं पर रह रहे हैं। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या होगा आगे? अल्लाह जाने। इधर इनके प्यार की पींग परवान चढ़ रही है और उधर शेखर इनके पिता के एहसान नहीं भूलता। उनको एक बहुत बड़ा सा घर ऑफर करने की कोशिश करता है, जिसको शिवनाथ जी ठुकरा देते हैं क्योंकि वो बहुत ही ईमानदारी से उनके बेटे और उनकी जायदाद को संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों लव बर्ड्स शादी का फैसला करते हैं। दोस्तों, इनकी टी एस्टेट का एक मैनेजर है ओम प्रकाश जी जोसेफ, जो कि बहुत ही करप्टेड इंसान है। अब वो चाय की स्मगलिंग करता है किसी को बुलाकर, और जैसे ही ट्रक बाहर निकलने लगता है शिवनाथ जी वहां आकर उसको रोक लेते हैं। रोको गाड़ी। क्या है? गेट पास दिखाओ। है साहब, है, गेट पास है। इस माल के जो तुमने पैसे दिए उसकी रसीद दिखाओ। रसीद मैनेजर से लो, जोसेफ के पास। रसीद पर दस्तखत हमारे होते हैं, मैनेजर के नहीं। वो हम कुछ नहीं जानते। जाओ जाओ, चलाओ गाड़ी। हिम्मत है गाड़ी चलाने की? चलाओ गाड़ी। मैं कहता हूँ हटो सामने से। पहले माल उतारो। माल उतारो। पैसे दिए, पैसे। हटो सामने से। नहीं हटता। नहीं हटता? अच्छा, चलो गाड़ी। नीचे उतरो जलील कमीने कहेंगे। शंकर नहीं आती तुम लोगों। शंकर इस गरीब का क्या कसूर है? क्या हुआ सरकार? कुछ नहीं, तुम लोग ट्रक से माल उतार कर गोदाम में ले जाओ। बहुत अच्छा, जाओ। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है चाचा जी? इसकी तो तहकीकात करनी होगी बेटा। खैर, ये आपका मामला है। लेकिन चाचा जी, थोड़े से माल के लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। बेटा, मैंने रमाकांत को वचन दिया था, मैं उसकी जायदाद की देखभाल करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए। जोसेफ की ये हरकत शिवनाथ उसकी बीवी मैरी को बता देता है, जो कि बहुत ही शरीफ औरत है, और जोसेफ के शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से जोसेफ अब बहुत ही गुस्से में आ गया है कि अब इनसे मैं बदला लूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों, मनोज कुमार और माला सिन्हा दोनों वो शंकर और शोभना लव बर्ड्स अपनी शादी का फैसला कर लेते हैं। शोभना, तुम मुझे हमेशा टालती क्यों रहती हो? तुम मुझे टालती क्यों रहती हो? हा? बताती हूँ। बताओ। जानते हो, कल एक अजीब वाकया हुआ। क्या? कल रात हमारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत नौजवान आया। हाँ? और आते ही मेरा हाथ थाम लिया। हाथ थाम लिया? हाँ। फिर? और कहने लगा, मैं इन नाजुक हाथों में मेहंदी लगाना चाहता हूँ, मैं इस मांग में चांद सितारे भरना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुल्हन बनाना चाहता हूँ। दुल्हन बनाना चाहता हूँ? तो तुमने इनकार कर दिया ना? इनकार? मैं कैसे इनकार करती? क्यों? जानते हो वो नौजवान कौन था? कौन था? तुम थे। ओ, मैं? लेकिन मैं तो कल तुमसे मिला ही नहीं। मिले तो थे। कहाँ? बोलो ना। बोलो। ओह, सपने में। लेकिन ये सपना यही खत्म नहीं हुआ।
शोभना, तो तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आया, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है। अंगूठी। हाँ। अंगूठी पहनाने का मतलब जानते हो? जानता हूँ। क्या? शादी। अब तो विश्वास हुआ। लेकिन दुनिया इसे मेरे पास रहने देगी या नहीं, कौन जाने। मैंने तो यही सुना है शंकर, मोहब्बत की राह पर चलने वालों की तकदीर में प्यार की हरियाली नहीं, कांटों भरा रास्ता होता है। हाँ। लेकिन अब एंट्री हुई है उस लड़की की जिससे शादी उसकी बचपन में ही शंकर की फिक्स हो गई थी। शंकर और शोभना की शादी के फैसले को स्वीकृति दी शंकर ने उसे अंगूठी पहनाकर। अब दोस्तों ये दोनों घूमने गए हुए हैं और यहाँ बारिश हो जाती है और शंकर की गाड़ी खराब है। ये दोनों वहाँ से निकलकर पास ही जोसेफ का घर था, उसी मैनेजर का यानी ओम प्रकाश का, उसके घर आ जाते हैं। मैरी बहुत प्यार से इन दोनों को अटेंड करती है, लेकिन जोसेफ के पास अब मौका मिल गया है किस तरह से शिवनाथ को बदनाम किया जाए इन दोनों का नाम लेकर। अगले दिन वो एक कान से दूसरे कान ये सब बातें पहुंचानी शुरू कर देता है और ये बात पहुंचती है सीधा शोभना के फादर और बाबा के कानों तक। हुकुम सरकार। इधर आओ। जी। क्या बात है बिरसिंह? जी कुछ नहीं बाबूजी। सच सच बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी लोग बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? शोभना बीबी और शंकर बाबू आपस में। क्या? जी बाबूजी। किसने कहा तुमसे? सभी कहते हैं बाबूजी। अच्छा तुम जाओ। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं और वकील साहब भी आकर बताते हैं कि आप एक ट्रस्टी हैं और क्योंकि मैं गवाह हूं कि रीटा से शंकर की शादी तय हो चुकी है तो आप ये घपला नहीं कर सकते। इन मीनवाइल वकील साहब रीटा के फादर को खत भेज देते हैं कि जल्दी आ जाओ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। और इधर अपनी बेटी को डांटते हुए एक पिता ये सब बातें पूछने लगा है। शोभना, जोसेफ जो कहता है क्या ये सच है? क्या तुम शंकर को चाहती हो? चुप क्यों हो? मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या ये सच है कि तुम्हें शंकर से प्यार है? शोभना, कहो ये झूठ है, कहो। अगर सच हो तो? शोभना, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी शोभना कि तुम इस तरह मेरे मुंह पर कालिख लगा दोगी। बाबा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने प्रेम किया है और प्रेम पाप नहीं। लेकिन तुम्हारा प्रेम पाप है शोभना। आखिर क्यों? इसमें पाप की क्या बात है? हम तो जीवन साथी बनने के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आने वाले थे। ये आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बाबा? इसलिए कि शंकर के पिता ने मरते समय मुझसे ये वचन लिया था कि मैं अपने हाथों शंकर की शादी हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से करूंगा। यही उनकी वसीयत में लिखा है और यही उनकी धर्मपत्नी की भी आखिरी ख्वाहिश थी। मरते हुए दोस्त को दिया हुआ वचन मैं नहीं तोड़ सकता शोभना। लेकिन आपने पहले कभी... मुझसे ये भूल हो गई। ये मुझे बहुत पहले तुम्हें बता देना चाहिए था कि शंकर किसी और का है। लेकिन ट्रस्टी के फर्ज में खोकर मैं बाप के फर्ज को भूल गया। अब तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया। अब क्या जवाब है तुम्हारा? इसका जवाब मैं देती हूँ बाबूजी। शोभना और शंकर में अनजाने में प्यार हो गया। अगर आपने इनके प्यार को तोड़ दिया तो ये उम्र भर तड़पते रहेंगे। और अगर ये प्यार ना तोड़ा गया तो रमाकांत की आत्मा तड़पती रहेगी। हितेंद्र बाबू, आप यहाँ? आप घबरा क्यों गए? इसलिए कि आपकी साजिश पकड़ी गई? हितेंद्र बाबू, भला हो वकील शर्मा का, जिसने मुझे तार देकर बुला लिया और सब कुछ बता दिया।
अपने स्वर्गवासी दोस्त की जायदाद पर कब्जा करने के लिए आपने अपनी बेटी को खूब सबक सिखलाए और उसने अपनी अदाओं से जादू करके भोले भाले शंकर को अपने जाल में फंसा लिया। हितेंद्र, ये इल्जाम इतना बड़ा शिवनाथ अपने ऊपर कैसे बर्दाश्त करे जो राजेंद्र लगा कर गया है, यानी रीटा के फादर लगा कर गए हैं। अब उनकी बेटी बहुत ज्यादा परेशान है और अब बाप अपनी बेटी से कंसोल करता है और साथ ही ये डिसाइड करता है कि अब अभी तक तो शोभना से बात की है, अब शंकर से जाकर बात की जाए और वो पहुंच जाते हैं शंकर के पास। एक बार तो मुझे बोनस देना चाहते थे ना? हाँ चाचा जी, आज मैं वही बोनस लेने आया हूँ बेटा। मेरी खुशनसीबी है चाचा जी, आपके एहसान है मुझ पे। आप मेरे लिए पिता का साया है चाचा जी। मैं वो वाकया जिंदगी भर नहीं भूल सकता जब आप कंपनी का थोड़ा सा माल बचाने के लिए अपनी जान से खेलने के लिए तैयार हो गए। तो बोनस दोगे ना बेटा? मैंने कह दिया ना चाचा जी, मेरा सब कुछ आपका है। तो मैं ये बोनस मांगता हूँ कि तुम अपनी शादी हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से करोगे। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यही कि तुम हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से शादी करोगे। लेकिन क्यों? तुम मुझे बोनस देने का वादा कर चुके हो, अब तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं। ये शादी ही मेरा बोनस है और यही मैं तुमसे मांग रहा हूँ। तुम्हारे स्वर्गवासी पिता की आत्मा मांग रही है, हमारी बरसों की दोस्ती मांग रही है। ये तुम्हारे पिता की वसीयत और माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन मेरी भी तो कोई ख्वाहिश है, मेरी भी तो कोई आरजू है। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। मैं शोभना से प्यार करता हूँ और शोभना मुझसे। मैं जानता हूँ, मैं शोभना का बाप हूँ। मेरे पहलू में दिल है, पत्थर का टुकड़ा नहीं। मेरी भी कुछ आरजू, मगर आज मेरी आरजू रमाकांत की आरजू से टकरा रही है। आज मेरा दोस्त जिंदा होता तो तुम्हारे लिए मैं उसके फैसले को भी बदलवा देता, मगर वो आज नहीं और उसका फैसला नहीं बदला जा सकता। उसकी आरजू अटल है। हमारी मोहब्बत भी अटल है चाचा जी, मोहब्बत बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकती है। मगर मैं हितेंद्र को क्या मुंह दिखाऊंगा, सारे संसार को कैसे समझाऊंगा? लोग यही कहेंगे कि शंकर से अपनी बेटी की शादी करके शिवनाथ ने रमाकांत और हितेंद्र दोनों को धोखा दिया, ट्रस्टी बनकर सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। नहीं शंकर, तुम्हें यह शादी करनी होगी और लग्न मंडप पर रीटा होगी, नहीं तो शिवनाथ की लाश। ये मेरा आखिरी फैसला है। चाचा जी, आप 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अब शोभना को भी सच्चाई पता चल चुकी है और शंकर को भी। शोभना अब अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए कहती है, मगर शंकर उसका कहना नहीं मानता। शोभना, बस मिटा दिया ना? मैंने नहीं, किस्मत ने मिटा दिया। लेकिन मैं ऐसे मिटने नहीं दूंगा। किस्मत से ना लड़ो शंकर। अपनी किस्मत अपने हाथों में शोभना, अब भी तुम चाहो तो। अपने पिता की ख्वाहिश को तुम कैसे ठुकरा सकोगे? अपने पिता की आत्मा से मैं तुम्हें मांग लूंगा। नहीं, लेकिन मैं अपने पिता के दिल को नहीं तोड़ सकती। तो क्या मोहब्बत का रिश्ता तोड़ दोगी? मजबूरी है। मेरी किस्मत में यही लिखा है शंकर कि मैं प्यार की हरियाली छोड़कर फर्ज के रास्ते पर चलूं। मुझे भूल जाओ शंकर। नहीं शोभना, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता शोभना। बलिदान में धोखा नहीं किया जा सकता। तुम्हें मुझे भूलना ही होगा शंकर, तुम्हें मुझे भूलना ही होगा। शोभना, एक बाप के पास अब एक ही रास्ता रह जाता है कि जहाँ दोस्ती की लाज भी रह जाए और इज्जत भी न जाए। वो ये कि अपनी बेटी को लेके वापस कलकत्ता चला जाए। वो राजेंद्र को एक चिट्ठी लिखता है कि तुम रीटा से को जल्दी से लेकर यहाँ आ जाओ, क्योंकि मैं शोभना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अब जैसे ही शोभना वहाँ से जाने लगती है, मनोज कुमार उसका पीछा करता है, लेकिन उसकी गाड़ी का टायर अनफॉर्चुनेटली पंचर हो जाता है। वो उनको रोक नहीं पाता। दोनों बाप बेटी गाड़ी में हैं, ट्रेन में हैं, और अब बाप अपनी बेटी से माफी मांगता है अपने किए पर कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। और दोस्तों, कर्मों का एक और खेल,
यहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी सीधा नदी में गिर जाती है। डॉक्टर मैं तो ठीक हो जाऊंगा, मेरी बेटी शोभना का पता लगा। चाचा जी ये क्या हो गया आपको? कैसे हो? डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है। चाचा जी शोभना कहाँ? शोभना का कुछ पता नहीं बेटा, भगवान जाने कहाँ है, किस हाल में है। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, शोभना यहीं कहीं होगी, मैं अभी उसका पता लगाता हूँ। जाओ बेटा, मेरी फिक्र न करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। जल्दी जाओ बेटा। जी पिताजी तो बच गए लेकिन बेटी नहीं मिली। मतलब बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली, क्योंकि बेटी शोभना जो है वो नदी में कहीं के कहीं तैरती हुई कलकत्ता पहुंच गई, क्योंकि कलकत्ता के पास ही एक्सीडेंट हुआ था। वहां मछुआरों ने उसको बचाया और अपनी नाव में रख लिया। थोड़ी देर के बाद जब वो नाव किनारे पे लगी तो मनोज कुमार उसको ढूंढता हुआ उस किनारे पे आया, लेकिन माला सिन्हा यानी शोभना उसके सामने नहीं आई। अब जैसे ही वो घर जाती है तो शंकर और अपने पिता को बात करते हुए सुनती है, जिससे उसे ये अंदाजा हो जाता है कि अब इन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है। कहाँ नहीं ढूंढा शोभना, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। क्या हुआ उसे, कहाँ है, कुछ खबर नहीं। शंकर, अगर वो जिंदा होती तो उसका पता ठिकाना कुछ तो मिलता। वर्कर्स ने सारी नदी छान मारी, उसका कुछ पता नहीं। मैंने ही उसे मार डाला। मरने वाले तो एक्सीडेंट से मरे हैं, मैंने उसे एक्सीडेंट से पहले ही मार जब इनकी बात सुनकर वहाँ से निकलती है। वो समझते हैं कि मैं मर चुकी। अच्छा ही तो है मैं शंकर की जिंदगी से दूर चली जाऊं। धीरे धीरे वो मुझे भूल जाएंगे। उनकी जिंदगी में शायद खुशी लौट आए। उनकी खुशी के लिए जीते जी भी मरना पड़े तो मुझे मंजूर है। क्या मरने का इरादा है? इरादा तो यही था, आपने मुझे मर जाने दिया होता। डॉक्टर का काम बचाना है, मारना नहीं। आओ मेरे साथ, आओ। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देखो तुम्हें चोट लगी है, आओ मेरे साथ, चलो हॉस्पिटल। कैसे गाड़ी चलाते रास्ते। हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ वो आ तो जाती है, लेकिन अपना इलाज कराने के बाद वो डॉक्टर साहब से ये कहती है, सिस्टर, ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए। इनके हाथ पर थोड़ी सी चोट लग गई। आउटडोर पेशेंट्स में इनका नाम दर्ज कर लो। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी जी, कमला। कमला, बस अभी अभी थोड़ी सी मरहम पट्टी के बाद तुम्हें छुट्टी हो जाएगी और फिर तुम जा सकती हो। मगर मैं जाऊंगी कहाँ? अपने घर। इस दुनिया में मेरा कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मुझे कहो कहो बेटी। डॉक्टर साहब, अब मुझे यहीं रहने दीजिए। इन मरीजों की सेवा में मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं गुजार दूंगी। अच्छा कमला, इस बात पर फिर गौर करेंगे। यानी कि तुम नर्स बनना चाहती हो। शोभना तो नर्स बनके यहाँ पे मरीजों की सेवा में लग गई है। उसने अपनी जिंदगी बदल दी है, लेकिन शंकर उसे भुला नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ उसकी शादी की बातें बहुत जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा। शंकर, खुदावन जो करता है उसके आगे इंसान की कुछ नहीं चलती। जो हुआ उसे भूल जाओ। शिवनाथ बाबू की कई चिट्ठियां आई हैं। अब तुम्हें रीटा से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं आंटी, हरगिज नहीं। मैं शोभना की याद में सारी जिंदगी गुजार दूंगा। शंकर, मैं तुम्हारा दुख जानती हूँ, लेकिन अब चारा ही क्या है।
शोभना बेचारी तो दुनिया से उठ गई। अब शिवनाथ बाबू की बात मान लो। कैसे मान लूं आंटी? अगर मानने वाली बात होती तो तभी मान लिया होता। आंटी, मुझे मजबूर ना करो, मैं उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ये इच्छा सिर्फ शिवनाथ बाबू की नहीं, तुम्हारी माँ की भी आखिरी इच्छा यही थी, और तुम्हारे पिता की भी, और इसीलिए शोभना ने भी अपना बलिदान दिया। क्या तुम ये चाहते हो कि शोभना का बलिदान नकारत जाए? नहीं आंटी, नहीं। तो फिर मैं आज ही शिवनाथ बाबू को चिट्ठी लिखती हूँ। मैं इस घर को उजड़ने नहीं दूंगी। तुम्हें रीटा से शादी करनी ही होगी। शंकर शादी के लिए मान तो गया है, लेकिन उसकी एक शर्त है। आपकी जिंदगी का मकसद खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ। मेरी की चिट्ठी आई है, उसने शंकर को शादी के लिए राजी कर लिया है। लेकिन क्या? शंकर इस शर्त पर राजी हुआ है कि शादी के बाद भी आप उसके साथ रहेंगे। मगर रमाकांत को दिया हुआ वचन तो मैंने पूरा कर दिया। शंकर अब जवान है, उसकी शादी हो रही है। ट्रस्टी का फर्ज अब खत्म हो गया। शंकर का कहना है ट्रस्टी ट्रस्ट छोड़ सकता है, मेरा चाचा मुझे नहीं छोड़ सकता। अगर आपने वहां रहने से इनकार कर दिया तो मुझे डर है कि शंकर भी शादी से इनकार कर देगा। मेरी ने मुझे भी यही लिखा है, लेकिन मैं क्या करूं? आप चाहते हैं मैं वहां रहूं और कदम कदम पर मुझे शोभना की याद सताती रहे। ये नहीं हो सकता हितेंद्र बाबू, मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। आप इंसान हैं, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, अब रीटा को ही अपनी बेटी समझिए। मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं शिवनाथ बाबू, लेकिन शंकर के जज्बात को भी तो समझना चाहिए। जिस शंकर को पाल पोसकर आपने इतना बड़ा किया, वो आपको अकेले कैसे छोड़ सकता है? अगर आप वहां रहेंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। अच्छा, अगर शंकर और आपकी यही इच्छा है तो जिंदगी के बाकी दिन शंकर के साथ ही गुजार दूंगा। इधर इसने शादी के लिए हाँ कर दी है, शादी फिक्स हो गई है, और दूसरी तरफ शोभना अपने काम में इतना रसमिस गई है कि डॉक्टर साहब की चहेती नर्स बन गई है। डॉक्टर साहब को यहाँ आज किसी शादी में जाना था, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा एक ऑपरेशन है, तो शोभना को, जो कि अब कमला बन के वहाँ काम कर रही है, उसको कहते हैं तुम चले जाओ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग सिस्टर। कमला। यस। डॉक्टर साहब, नंबर 11 बच्चा है। नंबर 13 को टेम्परेचर था पर अब नॉर्मल है। नंबर 7 को रात भर सर्दी और खांसी की तकलीफ रही। ये लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने सुना है कमला, तुम रात भर जागती रही। बेटी, तुम तो जिंदा रहना नहीं चाहती थी। अब देखा तुमने, इंसान की जिंदगी कितनी कीमती है, जो दूसरों की सेवा करके उन्हें सुख पहुंचा सकती है, शांति दे सकती है। फिर तुम तो इस सेवा में इतनी मगन हो गई हो कि तुम्हें अपना होश ही नहीं रहता। इसमें मेरी तारीफ की कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। सेवा भाव तो मैंने अपने पिताजी से सीखा है। हेलो, डॉक्टर दिनेश हियर। यस, स्पीकिंग। आज शाम को लेट मी सी। आज शाम को मुझे एक शादी में जाना था। जी हाँ, है? ऐसी बात है। अच्छा, तो फिर रखिए आज शाम को ऑपरेशन। ओ प्लीज डोंट मेंशन। कमला, मुझे आज शाम को एक शादी में जाना था, लेकिन इस अर्जेंट ऑपरेशन की वजह से मैं जा नहीं सकूंगा। बेटी, तुम चली जाओ। जी, एड्रेस? एड्रेस? हाँ, एड्रेस मैं बताता हूँ। कमला वहाँ पे जाती है और अपने बाप को सबका स्वागत करते हुए देखती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, ये आज शंकर की रीटा से ही शादी है। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं रीटा, मैंने सोचा शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। आई डोंट माइंड। रीटा, इस तरह गला मत खुला रखा करो, सर्दी लग जाएगी। ये डालो ना। रहने दो, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ के मौसम का पता नहीं। मौसम का पता तो लगते लगते लग ही जाएगा।
शंकर की जिंदगी अब रीटा के साथ थोड़ी सेट होने लगी है, लेकिन रीटा एक आजाद ख्यालों वाली एक बड़े बाप की बेटी है, जिसको कहीं भी कुछ भी पैसा खर्च करने में दिक्कत नहीं होती है, यानी कि वेस्ट करने में। अब वो शंकर का ध्यान कम और अपने ऊपर ध्यान ज्यादा देने लगी है। अपना सोशल सर्विसेज, अपना घूमना फिरना, पार्टीज, किटीज, सिर्फ इसमें उसका ध्यान रहता है। इसी के रहते वो बहुत सारा पैसा ले चुकी है, जिसकी खबर हमारे शिवनाथ जी को हो जाती है और अब वो रीटा को रोकने आते हैं। रुपए लाए हैं आप? जी, जरा मेरे साथ चलिए, कुछ बात करनी है। I'm awfully busy, Mr. शिवनाथ। मेरे पास बातों के लिए वक्त नहीं है। बेटी, बुरा ना मानना, इस तरह के नाच जलसे में शामिल होना तुम्हारे खानदान को शोभा नहीं देता। This is none of your business। आप ये लेक्चर देने के लिए आए हैं? लाइए रुपया। मैं रुपया नहीं लाया। What? क्यों नहीं लाए? ये रुपया मेरे पास शंकर के पिता की अमानत है। पहले भी तुम्हारे हाथ से 25,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं ऐसी फजूल बातों के लिए 5,000 रुपए और नहीं दे सकता। What nonsense! ऐसी बातें करने वाले तुम कौन होते हो? ये रुपया मेरा है। तुम एक तनख्वाह पाने वाले नौकर हो, mere servant। फौरन जाओ, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे रुपया मिलना चाहिए, समझे? मैं रुपया नहीं दे सकता। मैं तुम्हें नौकरी से जवाब देती हूँ। Get out! रीटा, तमीज से बात करो, आप मेरे बुजुर्ग हैं। होंगे, ये मेरा नौकर है और इसने क्लब में मेरी इंसल्ट की। रीटा, क्या बात है मिस शंकर? आखिर हुआ क्या रीटा देवी? आप लोग जाइए, ये हमारा जाती मामला है। जाते क्यों नहीं आप लोग? शंकर, behave yourself। तुम मेरे दोस्तों का अपमान कर रहे हो। और तुमने मेरे पिता के समान बुजुर्ग का अपमान किया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो और उनसे चल के माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? माफी मांगू? मैं खूब समझती, अपनी बेटी शोभना के जरिए ये तुम्हारी दौलत हड़प लेना चाहता है। रीटा, इसकी बेटी मर गई, लेकिन इस बुड्ढे की लालच नहीं मरी। क्या कर रहे हो? होश में आओ बेटा, बहू पे हाथ नहीं उठा। शट अप! मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुमने मुझे मारा इस दलील बुड्ढे के लिए? अगर ये अभी इसी वक्त नौकरी छोड़कर न गया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। या ये बुढ़ा रहेगा या मैं रहूंगी। कान खोल कर सुन लो, ये यहाँ से किसी हालत में नहीं जाएंगे। ये नौकर नहीं, मेरे पिता हैं, पिता। हाँ। इतना कहकर रीटा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वहीं से नहीं, वो दार्जिलिंग से भी चली जाती है, हालांकि वो प्रेग्नेंट है। इस तरह से घर छोड़ करना चाहिए। छोटे बाबू का क्या होगा? इस घर की इज्जत का क्या होगा? शट अप! एक नौकरानी का इतना हौसला, गज भर की ज़बान। रीता देवी, रीता देवी, आप माँ बनने वाली हैं। बच्चा बाप के घर में पैदा हो तो खुदावंत की रहमत होती है। You mind your own business। मैं यहाँ सोशल लाइफ नहीं, कुछ नहीं। रीता देवी। और दूसरी तरफ श्यामनाथ जी भी एक चिट्ठी छोड़कर वहां से चले जाते हैं। शंकर अकेला पड़ जाता है। उधर रीटा के यहाँ वक्त बीतता है और एक बेटा जन्म लेता है। हालांकि वो वापस तो नहीं आती, क्योंकि उसे अपनी सोशल लाइफ बहुत प्यारी है और मनोज कुमार यानी शंकर को अपना दार्जिलिंग बहुत प्यारा है, तो वो वहाँ रहता है और रीटा कैलकाटा रहती है और उनका बेटा ऐसे ही बड़ा हो रहा है। 1 महीने में एक बार पिताजी से मिलकर बहुत खुश होता है। डैडी, तुम फिर से जा रहे हो? अरे रमेश, तुम्हारे डैडी को कुछ काम है, उन्हें जाने दो बेटा। अब बेचारे तुम्हारे लिए हर महीने यहाँ बेटा आया। तो फिर डैडी तुम यहीं क्यों नहीं रहते? हमारे दोस्त बाहर आए। नहीं, डैडी मुझे पकड़ो ना, डैडी। मुन्ना ठीक ही तो कहता है शंकर। दार्जिलिंग से यहाँ आने की हर महीने तुम्हें तकलीफ ही तो रहती है। इससे तो बेहतर ये है कि तुम यहीं रहो। मुझे दार्जिलिंग से कुछ लगाव सा है, और फिर बिजनेस भी तो वही। अब बिजनेस तो होता ही रहेगा। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ रहने से रीटा भी खुश रहे। जी, वो तो मेरे बगैर भी खुश रहती है। उसके लिए मेरा यहाँ रहना या दार्जिलिंग में रहना एक बराबर है। शायद वो ये भी नहीं जानती कि मैं आज जा रहा हूँ। ये तो अच्छी तरह जानती है। अभी अभी उसका टेलीफोन आया था कि वुमेन कॉन्फ्रेंस का सेशन शाम तक चलेगा। वो तुमको सी ऑफ नहीं कर सकेगी। उसने तुमसे माफी मांगी है। शुक्रिया।
बहुत सीधी सादी जिंदगी चल रही है, लेकिन अब कुछ ट्विस्ट तो लाना है। मनोज कुमार का बेटा सीढ़ियों से गिर जाता है और लेकर आते हैं उसे उसी अस्पताल में जहां कमला यानी कि शोभना है। ये अंगूठा चूसने का वक्त नहीं, दवा पीने का वक्त है। लो दवा पी लो। मैं नहीं पीऊंगा, बहुत कड़वी है। नहीं पियोगे? नहीं। अच्छा मत पियो। कहानी सुनोगे? कहानी? सुनूंगा। तो फिर सुनो। एक घर में ना बहुत से चूहे रहते थे। वहाँ एक मोटी ताजी बिल्ली भी रहती थी। वो रोज एक एक चूहे को पकड़े, मारे और खा जाए। चूहे लोग परेशान हो गए। वो सोचने लगे अब क्या किया जाए। वहाँ एक बूढ़ा चूहा बैठा था। उसने कहा, अरे भाई, तुम लोग क्यों परेशान होते हो, क्यों घबराते हो? इस घर में एक ताकत की दवा पड़ी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। हम क्यों ना उस दवा को पी जाएं और पीकर हट्टे कट्टे होकर उस बिल्ली को मार डालें। तो फिर सब चूहे मिलकर उस दवा को पी गए। कैसे पी गए? ऐसे मुंह को लगाया और घट 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 पी गए। शाबाश। अब यहाँ आती है रीटा अपने बेटे से मिलने। माय डार्लिंग, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया माय डार्लिंग? मम्मी तुम कहाँ थे? मैं गिर गया था। बेटी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। क्यों डॉक्टर? हाँ, हम तो ठीक कर ही देंगे, लेकिन आप भी तो उसका ख्याल रखा करें। आप सोशल सर्विसेज में बहुत रहती हैं ना? जी हाँ, यहाँ सोशल सर्विस की बहुत जरूरत है। हाँ। सुबह रेडियो पर मेरा टॉक था, फिर शाम को औरतों की मीटिंग थी, बच्चों के पालने के विषय में। आपको मालूम नहीं डॉक्टर साहब, हमारे देश की औरतें कितनी बेपरवाह होती हैं। जी हाँ, ये तो जाहिर ही है। मम्मी, हाँ बेटी, डैडी कहाँ है? आ जाएंगे बेटे, डैडी आ जाएंगे। अब इधर एक बाप को पता चलता है कि उसका बेटा इतना इंजर्ड है और हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो घर सर पे उठा लेता है। रमेश, रमेश, मुन्ना, रमेश, रमेश, मुन्ना, रमेश, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। रीटा, ओह शंकर, आओ बेटा। रीटा जरा काम में है, एक स्पीच लिख रही है। लेकिन मुन्ना कहाँ है? मुन्ना हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ उसे? सीढ़ियों से गिर गया था, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई। तुम घबराओ नहीं बेटा। रीटा, रीटा, कैसे गिर गया रमेश? तुम कहाँ थी? रेडियो पर, कॉन्फ्रेंस में, क्लब में, कहाँ थी तुम? ओहो, आपने तो घर सर पे उठा लिया, सारी स्पीच का सत्यानाश कर दिया। मुन्ना ठीक है, हॉस्पिटल में है। और तुम यहाँ हो? तुम्हें इस वक्त उसके पास हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तुम माँ हो कि क्या हो? मैं माँ, नर्स नहीं। You shut up! रमेश, कैसे बेटा? ये क्या हो गया तुम्हें? कैसे हो गया रमेश? आप कब बेटा, पहुंचोगे? मैं अभी आया हूँ बेटा। डैडी, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ बेटा। डैडी, कमला आंटी है ना, वो बहुत अच्छी है, उन्हें भी साथ ले चलो। अरे बेटा, कमला आंटी का मैं तेरे लिए सारा हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आप ही का नाम कमला है? जी नहीं, वो दूसरी नर्स है, उसने इस बच्चे की बहुत देखभाल की है। कमला। ओ इंदिरा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। रमेश कैसा है? अच्छा है डॉक्टर। थैंक यू। जी हाँ, ये कमला नहीं कोई और है। इस वक्त ऐसा लगता है कि बस मनोज कुमार इसको देख ही लेगा शोभना को, लेकिन उस समय कमला वहाँ नहीं होती है और जब आती है तो मनोज कुमार को अपने बेटे के साथ देख लेती है, जो कि ये कह रहा है कि मैं इसको घर ले जाता हूँ अपने बच्चे को और साथ में आप कमला नर्स को भेज दीजिए। बेटा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। क्यों डॉक्टर साहब? क्यों रमेश, बस अब 2-4 रोज में तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी और फिर छुट्टी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका यहाँ जी नहीं लगता, इसलिए आज मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। घर ले जाना चाहता हूँ? शंकर, अभी इसकी देखभाल की बहुत जरूरत है। बच्चा है, घर में जाएगा, खेलेगा, कूदेगा और फिर डिसलोकेशन हो गई तो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं खुद इसकी देखभाल करूंगा। और अगर आप मेरे साथ कमला देवी को भेज सकें
तो आपकी मेहरबानी होगी। अब मीना, ये हमारी कमला क्या करेगी? कमला, क्या बात है? आज तुम जल्दी वापस आ गए? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। अच्छा कमला, देखो, मिस्टर शंकर अपने बच्चे रमेश की देखभाल के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं उनके साथ नहीं जा सकती। सारी बात बिगड़ जाएगी। क्या मतलब? जी जी जी, मेरा मतलब यह है कि रमेश बड़े मुश्किल से ठीक हुआ है और घर पर उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी नहीं हो सकती। आप उसे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रहने दीजिए, मैं उसे बिल्कुल अच्छा कर दूंगी। ओह, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, परफेक्टली ऑलराइट। मैं शंकर से कह दूंगा। क्वाइट ऑलराइट। यहाँ कमला बहाना बनाकर मना कर देती है। दूसरी तरफ दार्जिलिंग में फिर से ओम प्रकाश स्मगलिंग करने शुरू करता है चाय की, और इस बार उसको रोकती है उसकी अपनी बीवी मैरी, क्योंकि वहाँ पे ना तो शंकर है ना उसके चाचा जी शिवनाथ। अब मैरी उसको रोकती है और वो ट्रक उसके ऊपर चढ़ा देता है और मैरी मर जाती है। ओम प्रकाश यहाँ टूट सा जाता है कि मेरी वजह से, मेरे कर्मों की वजह से मैरी मर गई, और वो सब कुछ छोड़ के पागल हो जाता है। मैंने सिर्फ 2000 रुपए दिए। 2000। तुमने मेरी मैरी को ले लिया, मेरी मैरी को। लो गाइस, नहीं। ये 2000 रुपए तुम ले लो, मगर मेरी मैरी को वापस कर दो गाइस, मेरी मैरी को वापस। ये रुपए ले लो गाइस, मेरी मैरी को। मैरी। मनोज कुमार वापस दार्जिलिंग जाता है मैरी की मौत की खबर सुनकर, और जहां उसको दफनाते हैं उसी के पास एक पेड़ पर शंकर शोभना लिखा हुआ देखकर वो बचपन में लिखा करते थे, पागल हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हेलो, आप कौन हैं? मैं यहाँ की नर्स हूँ, कमला। डॉक्टर साहब हैं? जी हाँ, कहिए क्या काम है? मैं रीटा देवी के घर से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब से कह दीजिएगा कि उनको जल्दी दार्जिलिंग बुलाया है। दार्जिलिंग? हाँ, वहाँ से अर्जेंट तार आया कि डॉक्टर साहब और रमेश बाबा को फौरन दार्जिलिंग भेज दो। रीटा देवी नारी निकेतन की मीटिंग में पटना गई हैं। हितेंद्र बाबू भी यहाँ नहीं है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। लेकिन बात क्या है? शंकर बाबू सख्त बीमार हैं। शंकर सख्त बीमार। डॉक्टर, आपको जल्दी दार्जिलिंग जाना होगा। दार्जिलिंग? क्यों? शंकर सख्त बीमार है। शंकर बाबू सख्त बीमार है। अभी रीता देवी के घर से टेलीफोन आया था, आपको रमेश को जल्दी बुलाया है। और रीटा? पटना गई हुई है। डॉक्टर, रीटा यहाँ है नहीं, तो फिर रमेश को कैसे ले जाए? कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपके साथ चलूंगी डॉक्टर साहब। तुम कमला? नहीं, तुम एक जिम्मेदार नर्स हो। मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। मैं इंदिरा को ले जाऊंगा। नहीं डॉक्टर, नहीं, मुझे जाना ही होगा। लेकिन तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? कुछ नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं। मेरा मतलब है, रमेश मुझसे बहुत हिलमिल किया है, इसलिए मेरा जाना ही ठीक होगा। अच्छा, तो तुम ही चलो। तुम चलोगी तो रमेश आने से इनकार नहीं करेगा। डॉक्टर के साथ अब शोभना और उसका बेटा तीनों जने दार्जिलिंग पहुंचते हैं, जहां बेहोशी की हालत में शंकर शोभना कर रहा है।
शोभना, इनके दिलो दिमाग पर किसी गहरे सदमे का असर हुआ है। शोभना, शोभना? न जाने कौन है शोभना। जी ये शोभना कौन है? जी, मैंने सुना है शंकर और शोभना एक दूसरे से प्यार करते थे। ओह, समझा। लेकिन ये शोभना है कहाँ? वो तो मर चुकी डॉक्टर साहब। मर चुकी? What a tragedy। अगर आज शोभना जिंदा होती तो शायद शंकर की जिंदगी बच जाती। शोभना की सेवा से शंकर को थोड़ा सा होश आने लगा है और अब वो गीत गाती है जो ये दोनों जने मिलके कभी गाया करते थे, जिसकी वजह से इसको शंकर को बिल्कुल होश आ जाता है और डॉक्टर समझ जाते हैं। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। शोभना, रुक जाओ शोभना। शोभना? मैं शोभना नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं शोभना नहीं हूँ, मैं तो कमला हूँ। शोभना, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। शंकर जिसे बार बार पुकारता था वो शोभना तुम ही हो। तुम्हारी आवाज ने उसे नई जिंदगी दे दी। आओ, अब शंकर को तुम्हारी जरूरत है शोभना। शोभना मर चुकी डॉक्टर साहब, कभी मुर्दे भी जिंदा हुए हैं। शोभना, 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 शंकर! ये सारी बातें रीटा वहाँ आ जाती है और सुन लेती है और अपने बेटे को वहाँ से लेके जाने लगती है। कहाँ जाता है? बैठ यहीं। रास्ता क्यों रोक रखा है? हट जाओ यहाँ से। रीता दीदी, इस हालत में शंकर बाबू को छोड़कर मत जाइए। ये फरेब रहने दो। तुम्हें शंकर से प्यार है, मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? रीता देवी, मैंने आपके लिए, आपकी खुशी के लिए हंसते हंसते उनका प्यार छोड़ दिया ताकि आप दोनों सुखी रह सके। भगवान के लिए उन्हें इस हालत में छोड़कर मत जाइए। रीता देवी, ये सब ढोंग है। वो अब भी तुमसे प्यार करते हैं, मुझसे या मेरे बच्चे से नहीं। ऐसा न कहे रीता देवी, वो तो देवता है। आपने उनके दिल को नहीं पहचाना, उनके प्यार को नहीं समझा। अगर मैं दासी बनकर रहती तो शायद वो मुझसे प्यार करती, यही ना? स्त्री दासी नहीं, सेवा की मूर्ति है, त्याग की देवी है, प्रेम की प्रतिमा है, नारी का धर्म। Shut up! मुझे तुम्हारे लेक्चर की जरूरत नहीं। छोड़ दो मेरा रास्ता। मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दोगी? ये बात है। अरे, रमेश कहाँ गया? रमेश, रमेश, ड्राइवर। जी मैम साहब। रमेश कहाँ है? मालूम नहीं मैम साहब, मैं वहाँ था। कहाँ गया होगा? रमेश, रमेश, रमेश। बात करते करते देखते हैं कि रमेश गायब है, बच्चा गायब है। दोनों जने बच्चे को ढूंढने निकलते हैं और बच्चा पहाड़ी इलाके में चलता चला जा रहा है रास्तों पर और ये दोनों उसके पीछे उसको रोकने के लिए। बच्चा शायद अपने बाप के पास जाना चाहता था, लेकिन ये दोनों जने पीछे भागते भागते इतना थक जाते हैं कि रीटा का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। मैं भूल गई थी कि स्त्री को पहले अपना घर, अपना परिवार देखना चाहिए। जो फर्ज मैं अदा न कर सकी, अब तुम अदा करना। मैं इन दोनों को तुम्हें
कहकर रीटा इस दुनिया से चली जाती है। अब क्योंकि दोनों को वो कमला के यानी शोभना के हवाले करके गई है, तो दोनों प्रेमी मिल जाते हैं और हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मनोज कुमार की हरियाली और रास्ता, जिसमें हर एक किरदार ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। मोहब्बत की इस गाथा के साथ मैं आप लोगों को यहीं छोड़ के जाती हूँ, लेकिन अगले हफ्ते बुधवार को फिर मिलने के लिए एक ऐसी फिल्म के साथ जिसे हम रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल करते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी और एक अमीर आदमी इन चीजों का किस तरीके से योग करता है, यानी किसके पास कितना है और कितना नहीं। जी बिल्कुल समझे, रोटी कपड़ा और मकान, वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। इस फिल्म को आपको सुनाने के लिए मैं आऊंगी रफ्तारी रुचिका अगले हफ्ते बुधवार शाम को 7 बजे, उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला।
किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का। फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का। जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। जला। मौत है बेहतर इस हालत से, नाम है जिसका मजबूरी। कौन मुसाफिर तय कर पाया दिल से दिल की दूरी। कांटों ही कांटों से गुजरा जो राही इस राह चला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला।